हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस मैम। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। वो कुछ है ना, हैंग ऑन हो गया था कंप्यूटर जी। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में प्रत्येक शुक्रवार की तरह आज एक हम नए शुक्रवार को नई ऊर्जा के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए स्पीकर की अनेक नई विविध सूचनाओं के साथ आपके सामने उपलब्ध है आज। और आज मैं 385th व्याख्यान के लिए रिस्पेक्टेड डॉक्टर अजय साहू जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी रिक्वेस्ट को तुरंत ही मान लिया और आपने तुरंत ही यहाँ लेक्चर देने के लिए अपनी अनुमति दे दी। तो विद्वान स्पीकर का सबसे पहले मैं आपके साथ परिचय करवाना चाहूंगी और एक और भी विषय में आप सभी पार्टिसिपेंट्स के सामने रखना चाहूंगी कि जब ये व्याख्यान माला 250 लेक्चर तक ऑफलाइन चलती थी, तब भी अजय साहू जी हमारे इस व्याख्यान माला के एक इमरजेंसी स्पीकर भी है। बहुत बार ऐसा हुआ कि सर को हमने रिक्वेस्ट की कि भाई कुछ इमरजेंसी हो गई है, तो सर ने तभी भी ब्लैक बोर्ड के ऊपर वैसे तुरंत ही आके हमने पढ़ा दिया। मुझे स्थौल्य वाला सर का लेक्चर याद है कि जो मुझे 2-3 साल तक गुरु जी के पास रह के जो चीज मिली थी वो आपने वो 1.5-2 घंटे में यहाँ ऑफलाइन लेक्चर में बताई थी। तो ऐसे विद्वान स्पीकर का, और जिनकी भावनाएं बहुत अच्छी है कि हम अच्छे चिकित्सक निर्माण करें और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स अच्छे वैद्य के रूप में इस विश्व में दैदीप्यमान हो, तो ऐसे विद्वान स्पीकर का मैं आप सबके सामने सबसे पहले परिचय रखना चाहूंगी। डॉक्टर अजय कुमार साहू जी वर्तमान समय में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जयपुर में अभी वर्तमान समय में कार्यरत है। आप गाय चिकित्सा विभाग में अभी वर्तमान समय में एसोसिएट प्रोफेसर है। आपकी एमडी गोपबंधु आयुर्वेदिक कॉलेज में आपने कंप्लीट की है और आपने पीएचडी यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में 2010 में आपने कंप्लीट की है और बीएमएस आपने उत्कल यूनिवर्सिटी से की है। आपका टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 13 इयर्स यहाँ पीजी का, और इससे पहले आपने 2 साल एक्सपीरियंस जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च सेंटर में आपका टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। तो मोर देन 14-15 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस है। बहुत सारे कैंप्स, बहुत सारी रेडियो टॉक, बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में आपका प्रेजेंटेशन और पीयर रिव्यूड जर्नल आर्टिकल्स आपके बहुत सारे अनेक जर्नल्स में है। और आपका साथ में वर्कशॉप्स आपने बहुत सारी अटेंड की है। तो बहुत सारा आपका मैं बायोडाटा बहुत ब्रीफ में प्रेजेंट कर रही हूँ और आज का विषय के लिए मैं विश्व आयुर्वेद परिषद के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करते हुए आपको इस लेक्चर के लिए आमंत्रण देती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर अजय सर, वेलकम जी। सभी को नमस्कार और हेतल मैडम आपको भी विशेष नमस्कार। आप काफी दिनों के बाद मुझे फिर से आपके ये व्याख्यान माला में मुझे बोलने का अवसर मिला। नहीं, बहुत ज्यादा सर, आप सभी को तो इतना, मैं जयपुर के हर टीचर को मीन्स पता है मेरे पास धन्यवाद के सिवाय कोई शब्द नहीं है सर। आप सभी साथ नहीं निभाते तो ये 250 तक ऑफलाइन चलता नहीं और कोरोना के चक्कर में ऑनलाइन हो गया सर। ये हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी ये अनवरत माने आगे भी 2,500-3,000 ऐसे ये गिनती अनवरत चलती रहे। और जैसे कि मैडम ने मेरा परिचय दिया है, हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार होता है, मैडम ने कुछ मेरा अतिशयोक्ति अलंकार के साथ परिचय दिया। लेकिन ठीक है, हम सभी यहाँ पे एक साथी हैं और जो है एक दूसरे को सहयोग करते रहते हैं। अपने अपने गुरुजनों से जो हमने ज्ञान
थोड़ा थोड़ा प्राप्त किया है वो अपने आगे जो है किसी को शेयर करने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो मैं आज की अब देर नहीं करते हुए आज की अपनी व्याख्यान माला शुरू करने जा रहा हूं। ये स्क्रीन आ गई मेरी? स्क्रीन आ रही है मेरी? जी सर आ रही है अभी तो। अच्छा हाँ अब दिखिए सर, अब मुझे दिखी जी सर। हाँ जी दिख रही है सर। जी सर, जी सर, हाँ जी पीपीटी आ गई? हाँ जी सर दिख रही है। फर्स्ट पीपीटी हाइपोथायरॉयडिज्म एंड इट्स मैनेजमेंट। जी सर। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथायरॉयडिज्म एंड इट्स मैनेजमेंट, तो मैडम स्त्री प्रसूति विभाग से संबद्ध हैं और हम काय चिकित्सा विभाग से। तो हालांकि यदि आयुर्वेद में देखा जाए तो हमारा जो कोई भी जो इस प्रकार के जो 14 विभाग तो कर दिए गए हैं, लेकिन हम लोग मूल रूप से संहिता से ही एक प्रकार से जुड़े हैं और कुछ अन्य जो उसी से ही हमारी सारी चीजें जो है जुड़ी हुई हैं। अब कई फिर भी गायनिक डिपार्टमेंट या प्रसूति स्त्री के हिसाब से और हमारे पास काय चिकित्सा के हिसाब से कुछ विशिष्ट प्रकार के पेशेंट आते हैं। तो मेरा आज का ये प्रेजेंटेशन हाइपोथायरॉयडिज्म का, यदि जो मैं ये कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से हम क्लिनिकली पेशेंट को देखें, कब ये सोचें, क्योंकि इसकी जो ऑक्यूरेंस है सबसे ज्यादा महिलाओं में देखने को मिलती है और आप गायनिक के गायनिक विभाग में ये इसको बहुत ज्यादा इनकाउंटर करते होंगे। तो हमको सबसे पहले थोड़ा सा मुझे एक बार के लिबर्टी देंगे। एक्चुअली मेरा थोड़ा गला भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो कई बार मेरी आवाज यदि ऑडिबल हो सकता है पूरी तरीके से सही ढंग से ना हो। तो हमारे पास सबसे पहले एक थायराइड पेशेंट आता है, तो मैं एक बार उसको आपको ये बताना चाहूंगा कि हमको कैसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके उसको पेशेंट को थायराइड है या नहीं है ये हमको सोचना है। ठीक है, पेशेंट को यदि आपको जब भी सस्पिशन होता है, थ्रोट में स्वेलिंग देखने को मिलती है, कुछ और साइन सिम्टम्स भी हैं जिसमें, तो आगे चल के उसके बारे में हम बात करेंगे। तो किन बातों का ध्यान रखना है? कभी भी थायराइड का एग्जाम करते समय पेशेंट को एक स्टूल या चेयर में बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में उसको सीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको लिटा के या सुपाइन पोजीशन में आप उसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं। नेक का इंस्पेक्शन पेशेंट को चाहे तो पानी पिलाते हुए भी एक बार कर सकते हैं, जिससे कि उसमें एक्स्ट्रा कोई ग्रोथ होगी या स्वेलिंग होगी थायराइड की, तो वो आपको ये देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद पेशेंट के पीछे की ओर जाके पेशेंट के नेक का एग्जामिन करना है। अब पेशेंट का नेक को पैल्पेट करते हुए ये ध्यान रखना है कि आप अपने फिंगर टिप्स का यूज करें, फिंगर पैड्स का नहीं, फिंगर टिप्स का यूज करना है। ठीक है, और ये ट्रैकिया को डाउनवर्ड्स अपने को जाते जाना है, कैसे मैं ये आगे बता रहा हूं। और कई बार ऐसा होता है कि अपने को ये जो थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग जो है ये विट्रोस्टर्नल जो है ये देखने को मिलती है। तो विट्रोस्टर्नल गॉइटर को रूल आउट करने के लिए हमको एक पेम्बर्टन साइन का भी यूज करना चाहिए, जो कि आगे हम देखने जा रहे हैं। तो अब थायराइड ग्लैंड को आपको देखना कहाँ है, इसका लोकेशन क्या है? तो जैसे कि आपको पता है कि ये हिंदी में हम इसको चुल्लिका ग्रंथि बोलते हैं। चुल्लिका का अर्थ एक प्रकार से चूल्हे की तरह का, एक ये उल्टे चूल्हे को यदि किसी प्रकार से हमारे गले में लगा दिया गया है, इस प्रकार से इसका शेप देखने को मिलेगा अपने को। ये आपके जो विंड पाइप है यहाँ पे, इसमें एंटीरियरली जो है क्रिकार्ड बोन के नीचे जो है इसका स्थमस होता है और उससे दोनों लेटरल पार्ट में ये सिचुएटेड होती है ये थायराइड ग्लैंड जो है। ठीक है, ये इस प्रकार से आप क्रिकार्ड थायराइड इसका मार्किंग कर सकते हैं और इसके लोब्स को आप ये ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, जब भी पैल्पेट करें तब आपको यदि समझ नहीं आ रहा है लोकेशन कैसे करना है, तो मेंटिला या आपकी ठोड़ी जो है, बीच से ठोड़ी से आप फिंगर टिप्स को नीचे लेके जाते हुए क्रिकार्ड बोन को फील करें। क्रिकार्ड बोन के बाद फिर आप फिंगर टिप्स को लेटरली, दोनों लेटरल में और थोड़ा सा डाउनवर्ड्स जो है पैल्पेट करते हुए जाना है, जिससे कि आपको
किसी भी प्रकार का इनलार्जमेंट होगा या स्वेलिंग होगी तो ये देखने को मिल जाएगी। कुछ पेशेंट को आप यहाँ पे ये स्वेलिंग विजिबल हो सकती है यदि आप पेशेंट को पानी पिलाएं, पानी पिला के ये स्वेलो होगा तो स्वेलो करते समय भी आपको ये जो है ये यदि किसी प्रकार का इनलार्जमेंट होगा तो वो विजिबल हो जाएगा। कभी कभी किसी में क्लियर कट विजिबल होता है। आजकल समय में हाइपोथायरॉइडिज्म के मैक्सिमम केस में अपने को जो है ये देखने को नहीं मिलता स्वेलिंग जो है। ये मैंने विट्रोएक्सटर्नल गॉइटर को रूल आउट करने के लिए कहा था पेम्बर्टन साइन। तो पेम्बर्टन साइन का पता जनरली फेयर कलर के लोगों में ही देखने को मिलेगा। इसमें करना क्या है, कई बार आपको स्वेलिंग तो फ्रंट में या सामने नहीं पता चल रही है। आवाज आ रही है क्लियर? हाँ जी डॉक्टर साहब जी। हाँ ठीक है। कई बार आपको एंटीरियरली स्वेलिंग देखने को नहीं मिलता, ये दोनों पोस्टीरियरली कई बार थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेल कर जाता है, तो जो कि पैल्पेशन से पता नहीं चलता है। इसको आप रूल आउट करने के लिए ये पेम्बर्टन साइन का यूज कर सकते हैं। पेशेंट को पहले रिलैक्स कंडीशन में रखेंगे, फिर उसके दोनों हाथों को ऊपर हेड के अबोव जो है ये जैसे पहले ड्रिल करते थे उसी प्रकार से हेड के अबोव उठाने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, ये उठा के ये 2 से 3 मिनट तक इस पेशेंट को रखना है। यदि किसी भी प्रकार का ये कोई विट्रोएक्सटर्नल स्वेलिंग है तो चूंकि आपका ये कैरोटिड आर्टरी वगैरह है, ये यहाँ पे पीछे से जो है जो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा ब्लॉक होगा तो आपके ये जो फेयर कलर का यदि पेशेंट है तो उसके चेहरे में फ्लश देखने को मिलेगा। ये किसी भी प्रकार के ये एक्चुअली पेम्बर्टन साइन का यूज और अन्य प्रकार के जो किसी प्रकार का थ्रोट का किसी प्रकार का और कोई मेलिग्नेंसी या कोई ट्यूमर वगैरह होता है उसको भी रूल आउट करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे विट्रोएक्सटर्नल गॉइटर को रूल आउट करने के लिए भी अपन जो है पेम्बर्टन साइन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये थायराइड ग्लैंड के लिए इसमें हार्मोनोजेनेसिस ये कैसे होता है ये हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सबको पता है जैसे कि हाइपोथैलेमस से ही सारे रिलीजिंग हार्मोन जो है वो सिक्रीट होते हैं। ये जाके इसी प्रकार से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होके एंटीरियर पिट्यूटरी में एक्ट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है जो कि थायराइड ग्लैंड के कोलॉइड इसमें जाके T4 और T3 का फॉर्मेशन करता है, जो कि आगे हम देखेंगे इसमें कैसे ये होता है। और ये T4 और T3 जो है ये आगे जाके आपके टिश्यूज में मिलते हैं। T3 सबसे एक्टिव फॉर्म है जबकि T4 उससे थोड़ा उसका स्टोरेज फॉर्म है और TSH जो है आपका स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। T3 जो कुछ एक थोड़ा सा रिवर्स T3 इसको बोला जाता है जो कि थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट में ये रह जाता है। ये इसका कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो ये थायराइड ग्लैंड के इसमें हार्मोनोजेनेसिस में 5 स्टेप होते हैं। एक तो ट्रैपिंग ऑफ इनऑर्गेनिक आयोडीन, अपन जो डाइटरी सोर्स लेते हैं जो डाइट लेते हैं उससे जो है आयोडीन का ट्रैपिंग होगा। ये हाई वैलेंसी आयोडाइड में कन्वर्ट होंगे। इस हाई वैलेंसी डाई आयोडाइड का जो है इनकॉर्पोरेशन जो है ये थायरोग्लोबुलिन में जो थायराइड का जो कोलॉइड इसमें है इसमें तो होता है, वहां जाके ये मोनोआयोडो थायोनिन डाईआयोडोथायोनिन में कन्वर्ट होते हैं जो कि आगे चल के टेट्रा आयोडीन T4 और T3 ट्राई आयोडाइड में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ स्टेप्स हैं। ये कैपिलरीज से ये यहाँ पे आपका आयोडीन की ट्रैपिंग होती है। ये ट्रैपिंग होगी NIS सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर के थ्रू, जो कि आगे जाके पेरिफेरल में पेंड्रिन नाम के जो अपना एक और एंजाइम जैसा ये होता है। ये आपको जो अपना थायरोग्लोबुलिन के इसमें मेम्ब्रेन में ट्रैपिंग करके NIS जो है सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर ये लेके आता है। ये ट्रैप करके इस मेम्ब्रेन के अंदर लेके आएगा। मेम्ब्रेन से ये पेंड्रिन नाम के इसके जो एक प्रकार का ये प्रोटीन सब्सटेंस है जिससे कि आके इसका हाइड्रोलाइसिस होता है और ये जाके आयोडीन के इसमें और हाइड्रोक्सी हाइपोडियस एसिड और एंजाइम लिंक्ड हाइपोआयोडेट में ये कन्वर्ट होता है।
जो कि जो इम्बेडेड है थायरोग्लोबुलिन्स, उसमें जाके ये मोनोआयोडोथायोनिन एंड डाईआयोडोथायोनिन में ये कन्वर्ट होता है, और इस थायरोग्लोबुलिन के अंदर इसका कपलिंग होके ये T3, T4 और MIT, DIT इनमें जो है ये कन्वर्ट होते हैं। ये वापस अपने जो एंडोसाइटोसिस के द्वारा अपने सेल्स में जाते हैं और फिर पेरिफेरल सर्कुलेशन में जाते हैं। तो आजकल जो हम हाइपोथायरॉयडिज्म देखते हैं, पहले हम ये हाइपोथायरॉयडिज्म के केस देखते थे तो गॉइटर के स्पेसिफिक केस देखे जाते थे। यदि जो भी कोई पुराने गांव में, या इस समय याद होगा पुराने लोगों के गले में घेंगा रोग, जिसको सामान्य तौर पे ये बोला जाता है बोलचाल की भाषा में, ये बहुतायत में देखने को मिलता था। लगभग 1924 के आसपास सब गवर्नमेंट्स ने एक रूल बनाया कि नमक में जो है एक ये स्विट्जरलैंड की एक प्रोसीजर थी जो कि साल्ट में आयोडीन को ऐड करके यूज किया करते थे। तो उससे इन्होंने आगे चल के और रिसर्च करके भी देखा कि सोडियम के थ्रू वहां पे एक तो, और उसके बाद फूड चेन में इजिली लाने के लिए, क्योंकि हम सब कुछ भी जो भी जिस प्रकार का भी डाइट लेंगे, नमक हर कोई यूज करता है अपने खाने में, तो ये इसके थ्रू भी आपका फूड चेन में इजिली ये आ सकता है, प्लस बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, और ये सोडियम के साथ इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है आयोडीन का, इसलिए इसको नमक के साथ इसको मिला के कंपल्सरी किया गया। ठीक है, और ये इसको यूज करने शुरू किया गया। तो धीरे धीरे आयोडीन युक्त जो नमक यूज करने के बाद अपने को घेंगा रोग का तो जो है ये गॉइटर का प्रिवेलेंस कम हो गया। लेकिन मॉडर्न डे में आजकल हम आपके प्रसूति स्त्री में भी ओपीडी में आते होंगे तो अधिकतर आप यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकंड ट्राइमेस्टर में जो रूटीन के इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो आजकल थायराइड प्रोफाइल भी ये कंपलसरी कर दिया गया है, और उस थायराइड प्रोफाइल के एग्जामिनेशन में अधिकतर लोगों को, महिलाओं को थायराइड डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, या TSH जो है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो आजकल के समय में देखा जाए तो एब्सोल्यूट आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं है हमारे डाइट में। प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये जो आयोडीन का जो ट्रैपिंग होना और इसका इनकॉर्पोरेशन होना, और इस प्रोसीजर को जो होने में यहाँ पे ही जो है ये अपने को दिक्कत देखने को मिलती है। एक बात ये बताना भूल गया मैं, आयोडीन का सोडियम ये जो आयोडीन सिम्पोर्टर है, इसके बाद ये पेंड्रीन के साथ TPO थायराइड परऑक्सीडेज जो है एंजाइम के साथ मिलके ये यहाँ पे इसका हाइड्रोलाइसिस होता है और ये इसमें आगे कन्वर्ट होता है। तो कुछ एक डिजीज जैसे हाशिमोटोस डिजीज में ये आपकी एंटीबॉडीज काम करती हैं जो कि ये थायराइड परऑक्सीडेज को सप्रेस करती हैं, तो इससे आगे यहाँ पे ये प्रोसीजर नहीं होने पाता है, तो वो TPO वहां पे एंटीबॉडीज आपको डिटेक्ट होती हैं। ठीक है, ये आपका ये यहाँ पे इसके बाद में 80% फॉर्म में T4 होता है, 20% फॉर्म में आपके थायराइड जो इसमें कोलाइड में T3 होता है। जैसे जैसे एक्टिविटी आपकी जरूरत होती है वैसे ही ये इसको कन्वर्ट करके जो है ये यूज करते हैं अपनी बॉडी में। अब इसमें जो T3 की हाफ लाइफ होती है, शॉर्ट हाफ लाइफ होती है 6 आवर्स की, जबकि जो T4 की हाफ लाइफ होती है, प्लाज्मा हाफ लाइफ 7 डेज की होती है। माने ये आपके ब्लड प्लाज्मा में T3 जो है 6 घंटे तक रह सकता है, और जो T4 जो है 7 दिनों तक रह सकता है, और TSH जो है आपका 17 डेज तक आपके बॉडी में ब्लड प्लाज्मा में रहता है। ठीक है, ये हम बात कर ही चुके हैं पहले। अब ये हमको यदि किसी को थायराइड का सस्पिशन होता है तो हमको क्या क्या टेस्ट कराने हैं। ठीक है, तो एक तो थायराइड प्रोफाइल हम जिसको बोलते हैं, T3, T4, TSH जिसमें ये कंसिस्ट होता है। तो T3, T4, TSH ये तीनों ये थायराइड प्रोफाइल का हम टेस्ट कब कराएंगे, जब पहली बार हमको डायग्नोसिस करना है, तो तब इन दोनों की जरूरत है, इन तीनों की जरूरत है। यदि उसके बाद पेशेंट अपने पास फॉलोअप में है तो आप सिर्फ TSH करा के भी पेशेंट को ये एडवाइस कर सकते हैं, क्योंकि TSH जो है थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। हाशिमोटोस डिजीज को रूल आउट करने के लिए एंटी थायराइड एंटीबॉडीज जो है या जो है इसका ये टेस्ट कराया जाता है।
यदि किसी प्रकार से बहुत ज्यादा एब्सिस या स्वेलिंग देखने को मिलता है तो नोड्यूल ये देखने को मिलता है, तो ये न्यूक्लियर सिंटिग्राफी ये हमारे इन जनरल प्रैक्टिस में ये हम इसको एडवाइस नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसके बस इतना ही ये जानकारी के लिए है, ये काफी है। और ये इसकी जो नोड्यूल है उसकी जो नेचर को जानने के लिए FNAC जो है ये कराया जा सकता है। अदरवाइज पहले के 3 थायराइड प्रोफाइल के में इंक्लूडेड T3, T4 और TSH ही अपने को जो है सफिशियंट है। NT-TPO का टेस्ट जो है हमारे यहाँ जनरली अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए जनरल प्रैक्टिस में अधिकांश जो प्रैक्टिशनर उसको रूल आउट कर देते हैं। यदि आपके पास अवेलेबिलिटी है जांच कराने के लिए, पेशेंट जो है अफोर्ड कर सकता है, तो NT-TPO भी करा के पेशेंट को हाशिमोटोज डिजीज जो है वो रूल आउट करना चाहिए, क्योंकि हाशिमोटोज डिजीज जो है आपका ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, अभी इसमें पहले ही मैंने बात कर ली है कि फॉलो अप केसेस हैं, तो सिर्फ TSH फर्स्ट टाइम आपको डायग्नोसिस करना है तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और एसोसिएशन ऑफ थायराइड जो है इंटरनेशनल थायराइड एसोसिएशन, ये सब जो है ये रिकमेंड करते हैं कि आपको क्या इन्वेस्टिगेशन कराने हैं। TSH यदि सिर्फ हाइपोथायराइडिज्म सस्पिशन है, फर्स्ट टाइम टोटल थायराइड प्रोफाइल, उसके बाद फॉलो अप में आपको TSH को ही कराना है। अब हमारे पास थायराइड प्रोफाइल का रिजल्ट आता है तो हम उसको इंटरप्रीट कैसे करेंगे रिजल्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग ये है। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि प्लाज्मा हाफ लाइफ अपने को देखने को मिलती है इसकी T3 की कम 6 आवर्स तक, T4 की 7 डेज तक और TSH की अप टू 17 डेज तक। इसलिए जो थायराइड अपन जो इवेल्युएशन करते हैं उसमें मेनली T4 और TSH ये दो का ही वैल्यू को कंपेयर करने की ज्यादा जरूरत होती है। T3 को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो इसको एक 9 स्क्वायर ये रूल के तौर पे इसको इसको इवेल्युएट किया जा सकता है। एक साइड में आप थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरी तरफ T4 दोनों को कंपेयर करके देखें। लो, नॉर्मल और हाई रेंज अपने को 3 रेंज देखने को मिलेगी, तो दोनों के ही लो, नॉर्मल और हाई तीनों प्रकार के रेंज हम अपन इवेल्युएट करके और कंपेयर करके देख सकते हैं। यदि TSH भी नॉर्मल है और T4 भी नॉर्मल है तो यूथायराइड या पेशेंट को कोई थायराइड की कोई समस्या नहीं है, ये अपन उसको कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, यदि TSH हाई लेवल पे है, T4 लो लेवल पे है, तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। यदि T4 हाई लेवल पे है, TSH लो लेवल पे है, तो प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म जो भी हम हार्मोनोजिनोसिस देखते हैं उसका निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। यदि आपने बॉडी में कोई भी हार्मोन सफिशिएंट लेवल पे आ गया तो उसका स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो नॉर्मल तौर पे आ जाता है, जबकि जो दूसरा हाई रहेगा तो वो उसका निगेटिव इसी प्रकार से ये देखने को मिलेगा। तो प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म, यदि दोनों ही TSH भी लो है और T4 भी लो है, तब इसका मतलब क्या है कि आपका एंटीरियर पिट्यूटरी तक तो हाइपोथैलेमस जो है आपका मैसेज भेज रहा है, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी से जो आपके इसमें थायराइड ग्लैंड तक जो मैसेज आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। तो ये सेकेंडरी कॉज के कारण हो सकता है, जैसे कि कोई एडिनोमा वगैरह हो गया, वहां पे किसी प्रकार का मैलिग्नेंसी है, कोई एडिनोमा वगैरह है, कोई ट्यूमर वगैरह है, या कोई और कोई सेकेंडरी कॉज है, तब की कंडीशन में ऐसा हो सकता है। इसी प्रकार से दोनों ही हाई लेवल पे होंगे तो सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, यदि TSH थोड़ा लो और ये जो है T4 नॉर्मल कंडीशन में होगा तो सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म। इसी प्रकार से T4 जो है ये नॉर्मल कंडीशन में TSH थोड़ा सा बढ़ा हुआ हो तो सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, यदि TSH लो कंडीशन में और नॉर्मल कंडीशन में T4 जो है वो लो कंडीशन में हो तो नॉन थायराइड इलनेस इसको बोलेंगे हम। TSH यदि
हाई कंडीशन में है, T4 हाई कंडीशन में है, TSH नॉर्मल कंडीशन में है, दैट मीन्स पेशेंट या तो नॉन थायराइड इलनेस है या फिर किसी प्रकार से वो एल्ट्रॉक्सिन थेरापी पे है और उसके एल्ट्रॉक्सिन के डोज को फिर से टाइट्रेट करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से हम इसमें ये TSH और T4 को कंपेयर करके यूथायराइड, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी हाइपोथायराइड, सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म, सब क्लिनिकल हाइपरथायराइड, सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म और नॉन थायराइड इलनेस या एल्ट्रॉक्सिन थेरेपी पे है, इस चीज को हम कंक्लूड कर सकते हैं। इसके थायराइड हार्मोन की नॉर्मल रेंज हम देखें, जनरली जैसे मैंने पहले ही बताया T3 की जो प्लाज्मा हाफ लाइफ काफी कम होती है, 6 घंटे की होती है, इसलिए हम उसको जनरली एक्सक्लूड कर देते हैं। TSH की जो है 0.3 से 4.0 मिली यूनिट पर लीटर की तक देखने को मिलती है। किसी किसी बुक में ये या इंडियन कई जो पैथोलॉजिकल जो ये हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, वो उसको 5.5 तक भी नॉर्मल लेती हैं। हालांकि आजकल वो 3 या 3 से अबोव भी इंडिकेटेड कई एंडोक्राइनोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं, 3 तक भी है यदि, तो उसके बाद भी अपने को 3 के बाद से ही जो है एल्ट्रॉक्सिन थेरेपी अपने को चालू कर देनी चाहिए। ठीक है, इसकी एपिडेमियोलॉजी देखें तो ये एक फीमेल और मेल के में लगभग 8:1 में देखने को मिलता है। यदि 8 महिलाओं में देखने को मिल रहा है तो 1 पुरुष में देखने को मिलेगा। और आजकल सबसे इसकी जो प्रिविलेंस है एल्डरली एज में, अबोव 60 इयर्स या 65 इयर्स एज में देखने को मिलता है। तो यदि कोई भी एल्डरली मेल या फीमेल हो तो हमको उसको थायराइड प्रोफाइल भी करा लेना चाहिए। इनफर्टिलिटी के केस आते हैं हमारे पास जो है, जो प्रसूति स्त्री में जो इनफर्टिलिटी के केस आते हैं तो आप लोग भी कराते ही होंगे। जनरली वहां पे अपने को प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म को रूल आउट इनफर्टिलिटी के केस में करना है। ठीक है, जो वेक पेन, एनीमिया, लेथार्जी, वेट गेन जो है, ये कॉमन इसके साइन सिम्टम्स हैं जो कि लीवोथायरॉक्सिन से ट्रीटेबल है। अब इसका क्लासिफिकेशन देखें तो ये प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म और सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म 2 प्रकार के इसमें ये आपको इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में जो है अपने को एक तो एनलार्ज थायराइड के साथ में देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे ज्यादा प्रिवेलेंस होती है हाशिमोटोज डिजीज की, जो कि 65% इसकी प्रिवेलेंस है। मैक्सिमम ये कई जापान वगैरह में ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि हमारे यहाँ अधिकतर जो जनरल प्रैक्टिस में, चूंकि हमारे यहाँ जो हम थायराइड प्रोफाइल के साथ में एंटी-टीपीओ या इसकी ऑटो इम्यूनिटी की एंटीबॉडीज की जो है वो टेस्ट नहीं कराते हैं, तो हाशिमोटोज डिजीज भी कई बार जो है अपना रूल आउट नहीं हो पाता है प्रॉपरली। तो इंडिया में वैसे भी डाटा जो है थोड़ा सा डाटा जनरेशन काफी वीक है, तो हमारे पास डाटा उतने इंडिया के नहीं है, तो लगभग ये इंटरनेशनल डाटा है। और उसको रूल आउट जो हाशिमोटो डिजीज को करने के लिए हमको एंटी-टीपीओ का टेस्ट जो है वो जरूर ऑर्डर करना चाहिए यदि पेशेंट जो है अफोर्ड कर सकता है। तो आयोडीन डेफिशिएंसी 25% केसेस में देखने को मिलता है। लेकिन जैसे कि आज मैंने बताया भी कि आजकल हम लोग आयोडाइज सॉल्ट खा रहे हैं, तो इसमें एब्सोल्यूट आयोडीन डेफिशिएंसी अपने को देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आयोडीन की ट्रैपिंग और उसकी आगे की जो प्रोसेसिंग में ही अपने को देखने को मिलता है दिक्कत। कुछ ड्रग जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग, जिसमें कि लिथियम वगैरह का यूज यदि ये होता है बहुत ज्यादा, तो वहां पे ये इनलार्ज थायराइड के साथ में ये प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। किसी किसी केस में स्पॉन्टेनियस एट्रोफिक तौर पे या उसके एट्रोफी हो जा रही है थायराइड ग्लैंड की किसी अचानक ही, तो ये नॉर्मल थायराइड के साथ में ये देखने को ये मिलता है। कभी कभी किसी का कोई स्वेलिंग होती है तो वहां पे ये आपकी इनलार्जमेंट हो जाता है, तो ये इसका सर्जिकल जो है कुछ नेक इनलार्जमेंट का सर्जिकल रिमूवल किया जाता है। तो या तो इसमें 3 प्रकार का इसमें ये कर सकते हैं, पार्शियल,
ठीक है, या फिर पूरा कुछ आधा पार्ट का, या फिर परमानेंट कई पेशेंट के निकाल दिए जाते हैं थायराइड ग्लैंड। उसके बाद उसको कंप्लीटली एल्ट्रोक्सिन थेरेपी पे चलना पड़ता है। तो इस कंडीशन में भी पोस्ट ऑपरेटिव जो कुछ सर्जिकल रिमूवल के बाद भी पार्शियल हो या कंप्लीट रिमूवल हो, तब भी यहाँ पे अपने को ये हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है। कॉन्जेनाइटल कुछ यदि आप यहाँ पे गायनिक में जो ये कराते हैं, यदि नहीं होता है थायराइड प्रोफाइल, यदि किसी मदर को भी ये हो जाता है किसी प्रकार से सीवियर एब्सोल्यूट आयोडीन डेफिशिएंसी वगैरह, तो उस समय जो है हाइपोथायराइडिज्म के कारण कॉन्जेनाइटल भी वहां पे बच्चे में देखने को मिलता है। ग्रोथ रिटार्डेशन इसमें एक प्रकार से देखने को मिलेगा। इसके बाद सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म जो है, ये पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक, ये जो है इस एक्सिस में किसी प्रकार का कोई ग्रोथ है, कोई ट्यूमर वगैरह है यदि, तो वहां पे इसके कारण जो आगे थायराइड ग्लैंड तक जो आपका मैसेज जाना चाहिए वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है, तो इसलिए वहां पे सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म इस केस में देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो है लगभग 5% से 10% जो जनरल पॉपुलेशन ये सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म से ग्रसित है। आजकल के केसेस में जो है एल्डर वुमेन और एल्डर मेल भी इवन जो है कुछ अपन रूटीन के इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, और कई बार कुछ एल्डरली मेल्स को भी कराया जाता है। तो आजकल ये हाइपोथायराइडिज्म जो है प्राइमरी के तौर पे ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए एक जनरल एक रूल बना लेना चाहिए कि यदि जो 60 साल से ऊपर के जो अपने पास पेशेंट अपने पास आए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एक बार हम उसको जो भी किसी प्रकार की कंप्लेन हो उसके साथ में थायराइड का इवेल्युएशन जरूर करें। अब इसमें हाइपोथायराइडिज्म में इसमें अपने को मल्टी सिस्टम इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। जनरलाइज सिम्टम्स के तौर पे अपने को लेथार्जी, वेट गेन, ठीक है, कोल्ड इंटॉलरेंस, ये बिल्कुल कॉमन सिम्टम देखने को मिलते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड अपने को बहुत कॉमन देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया वगैरह देखने को मिलेगा, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, ठीक है, ये एक इसमें देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड इनिशियली मेनोरेजिया, फिर बाद में चूंकि एनीमिक पेशेंट हो जाएगी तो उसके बाद में ये जो है आपका बीच बीच में मेट्रोरेजिया वगैरह भी देखने को मिल सकता है, और बाद में मेनोरेजिया वगैरह भी देखने को मिलेगा, और ये इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकता है। ये कैसे आगे हम ये देख रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड वेग पेन, आपके पेशेंट कई बार हमारे पास कंप्लेन लेके आता है, उसको पिंडलियों में दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है, इवन कार्पल टनल सिंड्रोम जैसे जो है वो लेके आते हैं। डिलेड आपका जो है ये मसल रिफ्लेक्सेस वगैरह जो है ये देखने को मिलते हैं। पेशेंट साइकोसिस या डिप्रेशन में भी देखने को मिलता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी हो जाता है, और आगे चल के ये एसाइटिस वगैरह भी ये कर सकता है। लेकिन कॉमनली अपने को कुछ डर्मेटोलॉजिकली और जनरल सिम्टम्स के तौर पे ड्राई फ्लैकी स्किन, मिक्सिडिमा, मेलर फ्लसेस, इवन विटिलिगो। एक बार एक बच्ची मेरे पास आई थी 15 इयर्स एज की, उसको विटिलिगो था, तो उसको मैंने तुरंत एक बार ये थायराइड प्रोफाइल कराया, तो उसका TSH लगभग 47 तक बढ़ा हुआ आया था। तो विटिलिगो के केसेस में भी अपने को एक बार थायराइड जो है थायराइड प्रोफाइल को यूज अपने को रूल आउट कर लेना चाहिए करा के। तो ये थायराइड हार्मोन का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होता है ये देखें। T3 T4 का हार्ट रेट में, जो हार्ट मसल्स को ये एक्टिवेट करता है, ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, लीवर पे, मसल्स पे जो अपना ये कैलोरी अपटेक को बढ़ा के उसका ये इसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये फैट का मेटाबॉलिज्म करना, बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये इसी प्रकार से कंट्रोल करके आपका बॉडी वेट को ये करना, और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन टिश्यूज के लिए भी जरूरत है इसकी। इसीलिए यदि कॉन्जेनाइटल किसी को हाइपोथायराइडिज्म होता है तो वो बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। तो उसके यदि शुरुआत में इस प्रकार के कई बार आजकल देर से बोलने वाले बच्चे देखने को मिलते हैं, या स्लो एक्टिविटी के साथ देखने को मिलते हैं,
हाइट हेल्थ वगैरह कम देखने को मिलती है, तो वैसे पेडियाट्रिक यदि आपके पास पेशेंट आते हैं तो एक बार थायराइड प्रोफाइल करा के उसको रूल आउट कर लेना चाहिए। ठीक है, अब एक थायराइड ग्लैंड के अपने फंक्शंस क्या हैं, ये हमको इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान देना, क्योंकि आगे हम इसका जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देखेंगे वो इसके साथ में अपन कंपेयर कर सकते हैं। तो थायराइड हार्मोन रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट, अपना बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर को ये रेगुलेट करता है। ब्लड सेल फॉर्मेशन को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए आवश्यक है ये। ठीक है, और ये थायराइड जो थायरोकैल्सिटोनिन जो ब्लड कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करने के लिए भी जो है ये थायराइड ग्लैंड की जो है वो जरूरत पड़ती है। इसलिए कई बार हाइपोथायराइडिज्म के केस में अपने को ये लो कैल्शियम लेवल भी देखने को मिलता है। जो टिपिकल क्लिनिकल साइन सिम्टम्स, जब पेशेंट अपने पास क्या चीज लेके आए, क्या लक्षण लेके आए या क्या सिम्टम लेके आए, साथ में साइन क्या लेके आए, क्या सिम्टम लेके आए, तो हम उसमें सस्पिशन करें। हमारे पास एक ये क्वेश्चन आता है। तो ये जो कुछ है, कोर्स हेयर, ड्राई कूल एंड पेल स्किन, एकदम रूखे से बेजान से बाल हो गए हैं पेशेंट, ये अपने को कंप्लेन करते हुए आएगा। हाथ पैर ठंडे रहते हैं, ये कहते हुए आएगा। गॉइटर, आजकल जैसे मैंने पहले ही बताया कि आजकल के अधिकांश केस में अपने को गॉइटर जो है या नेक स्वेलिंग देखने को नहीं मिलती, बशर्ते पेशेंट का यदि TSH लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ ना हो। इवन 100-150 के पार भी रहता है तब भी अपने को गॉइटर वगैरह देखने को नहीं मिलता है। हाँ, पेशेंट ये कंप्लेन कर सकता है कि उसके वॉइस में कुछ चेंजेस हो गई हैं। ठीक है, कुछ सुबह सो के उठने पे उसकी आंखों के नीचे थोड़ा सा सूजन वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, और स्लोनेस इन एक्टिविटी, जो डेली रूटीन के काम अधिकांश महिलाएं ये बोलती हैं कि मैं पहले काम घर का जो है बहुत तेजी से कर लेती थी, फटाफट निपटा लेती थी, लेकिन आजकल जो है एक्टिविटीज जो है मेरी स्लो हो गई है, कोई भी काम में मन नहीं लगता या नहीं कर पाते हैं अधिकांश। इसके अलावा आपको साइन क्या देखने को मिलेंगे, एक आप एग्जामिन करेंगे पेशेंट को, ब्रैडिकार्डिया देखने को मिलेगा, पल्स रेट जो है वो स्लो होगा। ठीक है, दूसरा लैटरल आई ब्रोज की इसमें कई पेशेंट में थिनिंग देखने को मिल सकती है। एक्सेसिव हेयर फॉल जो है वो पेशेंट को देखने को मिल सकता है और वेट गेन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सॉलिड एडिमा, नॉन पिटिंग एडिमा जो है पैरों का, ये पेशेंट को देखने को मिलता है। लेकिन आजकल ये सारे केस भी अपने को ये नहीं विजिबल क्लियर नहीं होते हैं। इस कंडीशन में यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के खासकर जयपुर साइड के अधिकांश पेशेंट में जो है ये नॉन पिटिंग एडिमा भी अधिकांश केस में नहीं देखने को मिलता है। वेट गेन, पोर्स हेयर, स्लो मूवमेंट, ठीक है, ब्रैडिकार्डिया, ये चीज अपने को कॉमनली हाइपोथायराइड के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये थायराइड अपने को की जांच अपने को कब करानी है या किन पेशेंट में आपको हाइपोथायराइडिज्म का सस्पिशन करना है। पहले ही मैंने कहा कि एल्डरली आजकल इसका ऑक्यूरेंस जो है, प्रिवेलेंस जो है ओल्डर एज ग्रुप में भी ज्यादा होने लगा है। तो आपके पास जो भी कोई 60 साल से ऊपर के महिला या पुरुष पेशेंट आते हैं, कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम लेके आता है, डिप्रेशन या किसी प्रकार की ये प्रॉब्लम लेके आता है, तो उसको थायराइड की जांच करवानी चाहिए। डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह जिसका बढ़ा हुआ है उसको आपको कराना चाहिए। लिथियम एमियोडार्वन, इस प्रकार का कोई ट्रीटमेंट किसी को चल रहा है तब आपको कराना चाहिए। ठीक है, पोस्टमार्टम वुमेन जिनका डिलीवरी के बाद में आपको कई महिलाएं जो है डिप्रेसिव टेंडेंसी लेके आती हैं, वेट गेन की कंप्लेन लेके आती हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको करवाना चाहिए। इसके अलावा कुछ और ऑटोइम्यून डिजीज हैं जैसे कि SLE वगैरह हो गए, और जो हाशिमोटोज डिजीज है वो अग्रावेट उन्हीं लोगों में होता है जिनको किसी और दूसरी प्रकार की ऑटोइम्यून डिजीज होती है, जैसे कि SLE, इस प्रकार की जो है जो डिजीज वगैरह होंगी उनको अधिकतर हाशिमोटोज डिजीज वगैरह होने की संभावना होती है। तो किसी और प्रकार की ऑटोइम्यून डिजीज का उसमें प्रिवेलेंस आपको देखने को मिल रहा है तो वैसी कंडीशन में भी आप थायराइड प्रोफाइल जरूर कराएं। किसी प्रकार का नेक इरेडिएशन थेरापी हुआ है,
थायराइड टॉक्सिकोसिस का कोई जो है आपका जो है ये प्रीवियस हिस्ट्री हो तो वहां पे थायराइड प्रोफाइल कराना चाहिए। ठीक है, अब ये कुछ गाइट्रोजन्स होते हैं जो कि किसी किसी प्लांट में, किसी वेजिटेबल्स में आपको ये पाए जाते हैं, जैसे कि थायोसाइनेट, कसावा, जो पहले साउथ में एक्चुअली हम लोग आजकल साबूदाना बहुत यूज करते हैं, ये कसावा प्लांट से ही, सागू प्लांट से ही तैयार होता है। जनरली ये उस समय गरीबों का ये भोजन इसको कहा गया, लेकिन इसमें थायोसाइनाइड प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि आपके जो ये एंटी थायराइड हार्मोन की तरह ये काम करता है और ये आयोडीन का अपटेक को सप्रेस करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो बहुत ज्यादा मात्रा में सागू वगैरह का यूज करते हैं, तो ऐसी केस में ये सागू का ये प्लांट होता है ट्यूबरस, ये जनरली अपने साउथ के साइड से इंडिया में एंटर हुआ पुर्तगीज वगैरह के साथ में, और उस समय जो भूखे लोगों के लिए ये बहुत एक ट्यूबर के तौर पे था, तो इसका चलन धीरे धीरे आगे बहुत चला और साबूदाना के तौर पे इसका भी एक कुछ इसका प्रोसेस करके साबूदाना के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का ये ट्यूबर होता है। इसके अलावा जो पत्ता गोभी होता है, पत्ता गोभी भी जो थोड़ा आपका आयोडीन के इसको अपटेक को रोकता है, तो ये इसको जो अवॉइड करना चाहिए। जो मिक्सिडीमा या सॉलिड एडिमा वगैरह अपने को जो देखने को मिलेगा पेशेंट में हाइपोथायराइडिज्म के, उस केस में इस प्रकार से फेशियल अपीयरेंस, इसके अलावा लेग स्वेलिंग जो है ये देखने को मिल सकती है, पफीनेस आईज। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में यदि लंबा समय हो गया है तो ये मैक्रोग्लासिया या जीभ की साइज जो है वो बड़ी होने, ये इस प्रकार का एक केस आज तक एक बार मैंने एनकाउंटर किया है मैक्रोग्लासिया के साथ में। जनरली इतने तक आजकल पहुंचते नहीं हैं, मैक्रोग्लासिया के भी ये देखने को मिलता है। यदि किसी पेशेंट में आपको मैक्रोग्लासिया भी देखने को मिल रहा है तो थायराइड इसको सस्पिशन करना चाहिए अपने को। ये जेंथेलेस्मा वगैरह जो है, यदि कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह ज्यादा है तब भी आपको थायराइड वगैरह का जो है ये देखने को ये करना चाहिए। सॉलिड एडिमा इसी प्रकार का जो देखने को मिले, लाइपोमा वगैरह की शिकायत बहुत ज्यादा हो किसी में, तो भी अपने को ये करना चाहिए। ठीक है, ये इजिली ट्रीटेबल है एलोपैथिक मेडिसिन में लीवोथायरॉक्सिन के साथ में। ठीक है, बिफोर ट्रीटमेंट जो इस प्रकार की नेक स्वेलिंग देखने को मिलती है, आफ्टर ट्रीटमेंट जो है यदि थायराइड कंट्रोल हो जाता है तो ये सॉलिड एडिमा अपना जो है वो इस प्रकार से ये खत्म हो जाता है। इसके साथ अपने को कोमॉर्बिडिटी क्या देखने को मिलती है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनको कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होना, डिप्रेशन होना, इनफर्टिलिटी महिलाओं में ये बहुत बड़ा एक कॉज होता है। ठीक है, और आगे चल के ये डायबिटीज मेलाइटस में भी जो है वो क्रिएट कर सकता है। अब ये हाइपोथायराइडिज्म और डिप्रेशन ये एक इसका इंटर रिलेटेड है। कई बार अपने को कुछ जो चीजें हैं दोनों में ही कॉमन चीजें देखने को मिलती हैं। यदि हम डिप्रेशन और हाइपोथायराइडिज्म को कंपेयर करें तो जो कॉन्स्टिपेशन, डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन, डिक्रीज्ड लिबिडो, डिप्रेस्ड मूड, डिमिनिश्ड इंटरेस्ट इन वर्क, जो डेली रूटीन का काम करना है, वेट इंक्रीज होना और फटीग, ये हाइपोथायराइडिज्म और डिप्रेशन दोनों में बिल्कुल कॉमन है। जो इनको डिफ्रेंशिएट करते हुए हैं, जैसे कि डिप्रेशन में आपको स्लीप डिक्रीज देखने को मिलेगा, सुसाइडल टेंडेंसी देखने को मिलेगी, वेट चेंजेस, या तो हाई वेट इंक्रीज हो रहा है या वेट लो भी हो रहा है। इसके अलावा डेल्यूजन्स देखने को मिलेंगे, ये डिप्रेशन के ये टिपिकल साइन सिम्टम्स हैं। जबकि हाइपोथायराइडिज्म में ब्रेडिकार्डिया, कार्डियक और लिपिड एब्नॉर्मलिटी, कोल्ड इंटॉलरेंस जो है, डिलेड टेंडन रिफ्लेक्सेस जो है, गॉइटर, ये जो है ये इसमें टिपिकली देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ चीजें जो है अधिकांश जो जैसे कॉन्स्टिपेशन, डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन, डिप्रेस्ड मूड, ये सारी चीजें कई हाइपोथायराइडिज्म और डिप्रेशन दोनों में अपने को कॉमनली देखने को मिल रही है। तो आपको जब भी यदि किसी को डिप्रेशन का सस्पिशन हो तो वहां पे थायराइड प्रोफाइल करा के अपने को इसको हाइपोथायराइडिज्म को भी रूल आउट कर लेना कंपलसरी है। या कोई भी जो डिप्रेसिव पेशेंट आपके पास आता है तो उसका थायराइड प्रोफाइल करा के उसको हाइपोथायराइडिज्म को रूल आउट कर लेना चाहिए।
ठीक है। ये इनफर्टिलिटी चूंकि ईच एंड एवरी आपका बॉडी सेल्स के साथ जो आपका T3 जो है वो अटैच होता है और उसको एक्टिवेट करता है, तो चूंकि ये आगे चल के इसीलिए ये इनफर्टिलिटी भी महिलाओं में ये कॉज करता है। तो महिलाओं में आपको कब सस्पेक्ट करना है हाइपोथायराइडिज्म? यदि एमिनोविया की हिस्ट्री हो, ओलिगोमेनोविया की हिस्ट्री हो, मेनोरेजिया की हिस्ट्री हो, गैलेक्टोरिया भी देखने को मिल रहा है, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर देखने को मिल रहा है, इनफर्टिलिटी किसी प्रकार की देखने को मिल रही है, डिक्रीज्ड लिबिडो, ठीक है, डिलेड प्यूबर्टी। कई बार अपने पास जो 14-15 इयर्स के बच्चे आते हैं, मेल और फीमेल, कुछ एक फोटोग्राफ्स थे मेरे जो कि मैं उसको शेयर नहीं कर पा रहा हूं इसमें, जिसमें कि हाइट उसमें जो है नहीं बढ़ रही है, जो हाइट और अपर लेवल आर्म स्पान और जो बॉडी का जो ये वर्टेक्स से जो पैर तक का स्पान जो है ये इक्विवेलेंट होना चाहिए। ये नहीं होके छोटे छोटे हाथ वगैरह देखने को मिलते हैं, तो वैसी कंडीशन में आपको हाइपोथायराइडिज्म जो है ये सस्पेक्ट करना चाहिए। कोई क्रोनिक अर्टिकेरिया का केस हो तब भी वहां पे अपने को हाइपोथायराइडिज्म जो है वो सस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म के लिए आपको क्या क्या ये करना है? थायराइड जो है TSH आपको मेजर करना है। यदि एलिवेटेड TSH लेवल देखने को मिल रहा है तो T4 भी आप फर्स्ट टाइम यदि ऐसा ये देखने को मिलता है चांस फाइंडिंग में, तो T4 के साथ आप इवेलुएट कराइए और उसको मेजर करिए, कंपेयर करिए। यदि T4 भी लो है TSH के साथ में तो ये प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म को डिनोट करता है। यदि प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म आपको सस्पिशन हो गया तो आप एंटी थायराइड हार्मोन जो है ये थायराइड एंटीबॉडीज के लिए आप टेस्ट ऑर्डर कर सकते हैं। TPO यदि ये पॉजिटिव है और TPO निगेटिव, दो प्रकार की कंडीशन देखने को मिलेंगी। यदि TPO पॉजिटिव है, एंटीबॉडीज मौजूद हैं, तो वहां पे हाशिमोटोज डिजीज इसका डायग्नोसिस होगा। और यदि TPO तब उसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपका T4 रिप्लेसमेंट, वही लीवोथायरॉक्सिन थेरेपी। लेकिन और TPO निगेटिव है तब भी ये T4 जो है ये रिप्लेसमेंट थेरेपी देखने को मिलेगा। ठीक है। यदि T4 नॉर्मल है, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म, आजकल सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म अप टू 10 तक जो है वैसे इंटरनेशनल क्राइटेरिया ये कहता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपने को ऐसा पॉसिबल देखने को नहीं मिलता है। आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अलोन जो है उसको अप टू 10 तक को भी नॉर्मल लेवल पे नहीं ला सकते हैं। कई बार उसको उसमें आपको सप्लीमेंटेशन चाहे आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक ये देना पड़ता है। ठीक है। इसी प्रकार से नॉर्मल TSH है। यदि पिट्यूटरी आपको लगता है कि कंसिडरेशन करना चाहिए, पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी प्रकार की कोई एक्सिस में कोई दिक्कत है तो आप इसको T4 को भी मेजर कर सकते हैं। यदि नॉर्मल है तो कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। लो लेवल पे आता है तो ये यहाँ पे ये पिट्यूटरी यूथराइड ड्रग जो है ये सस्पिशन हो सकता है। या फिर जो हमने बताया था, जैसे देखा था कि T4 TSH दोनों सप्रेस्ड कंडीशन में हो तो आपको सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म का सस्पिशन करके आगे इवेलुएट कर सकते हैं। MRI वगैरह भी कराया जा सकता है ब्रेन का। अब ये गोल क्या है इसके ट्रीटमेंट में कि भाई आपका TSH लेवल आपका नॉर्मल लेवल पे आना चाहिए। ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट उनका ड्रग ऑफ चॉइस है लीवोथायरॉक्सिन सोडियम या लीवोथायरॉक्सिन थेरेपी जो है ये माइक्रोग्राम के डोज में होता है। 1.6 mg माइक्रोग्राम पर केजी या बॉडी वेट पर डे के हिसाब से ये दिया जाता है। लो डोज से इसका स्टार्ट करना और उसके बाद जरूरत के हिसाब से हाई डोज में जाना, ये इसकी जो है ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। सडन यदि किसी में ज्यादा है, TSH बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तब भी हम उसको हाई डोज से शुरू करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसको लो डोज से लीवोथायरॉक्सिन थेरेपी जो है वो शुरू की जानी चाहिए। जो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है और सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म है उसमें कुछ अपने को जो डिफरेंशिएट करने वाले देखने को फीचर मिलेंगे। जैसे कि स्किन जो है, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में थिक स्किन मिलेगी, विदाउट रिंकल्स देखने को मिलेगी, जबकि सेकेंडरी में थीन या फाइन रिंकल्स के साथ में देखने को मिलेगा। हेयर कोर्स देखने को मिलेंगे, इसमें फाइन हेयर्स देखने को मिलेंगे।
मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस में मेनोरेजिया देखने को मिलेगा पहली बार प्राइमरी हाइपोथायरायडिज्म में, जबकि सेकेंडरी में एमिनोरिया देखने को मिलेगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है प्राइमरी हाइपोथायरायडिज्म में एडोलसेंट के बाद में है यदि तो नॉर्मल है, एडोलसेंट के पहले ही है यदि तो पुअर ग्रोथ तब भी देखने को मिलेगा। हार्ट साइज में भी इनलार्ज हो सकता है इसमें, जबकि सेकेंडरी में नॉर्मल रहेगा। गॉइटर में भी प्रेजेंट होता है, जबकि सेकेंडरी में ये एब्सेंट रहेगा। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू एडिमा जो है ये मार्क्ड देखने को मिलेगा जबकि प्राइमरी हाइपोथायरायडिज्म में, जबकि सेकेंडरी में ये एब्सेंट होगा। इसी प्रकार से प्राइमरी हाइपोथायरायडिज्म में ब्लड प्रेशर नॉर्मल और हाई दोनों प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। स्पेशली प्राइमरी हाइपोथायरायडिज्म में डायस्टोलिक हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। तो आजकल के यदि अपने पास हमारे पास कई केसेस आते हैं जिनमें कि पेशेंट का डायस्टोलिक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ नहीं रहता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। 120 130 सिस्टोलिक है, लेकिन 100 110 तक डायस्टोलिक हाइपरटेंशन अपने को बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में भी आपको इस प्रकार के यदि कोई हाइपरटेंसिव केस मिलते हैं तब भी आपको हाइपोथायरायडिज्म को रूल आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हाइपोथायरायडिज्म की कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है प्राइमरी हाइपोथायरायडिज्म में, स्पेशली डायस्टोलिक हाइपरटेंशन जो है। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा, TSH बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, जो है एक्जिगुलेटेड रिस्पॉन्स TRH स्टिमुलेशन टेस्ट जो करते हैं जो हमारे यहाँ बेसिकली पॉसिबल नहीं है, और जो थायराइड एंटीबॉडीज जो है ये इसमें प्रेजेंट देखने को मिलती हैं, जबकि सेकेंडरी में ये आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब इसके हमारे पास जब अधिकांश पेशेंट आते हैं तो क्या होता है कि लिवोथेरैक्सिन या एल्ट्रोक्सिन जो है वो पेशेंट को चलती रहती है। पेशेंट का TSH लेवल अधिकांशतः अपने पास नॉर्मल हो जाता है या बड़ी आसानी से उनका कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जो दूसरे साइन सिम्टम्स हैं, जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं, वो पेशेंट को जो है वो सबसाइड नहीं होते हैं। तो इसलिए पेशेंट हमारे पास अधिकांश तौर पे एक को प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए या कई बार अर्ली स्टेज में लिवोथायरॉक्सिन वगैरह को छोड़ के अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में स्विच ओवर करने के लिए पेशेंट हमारे पास आते हैं कई बार। तो हमारा इसमें अप्रोच क्या होना चाहिए? जनरली हाइपोथायरायडिज्म यदि देखा जाए तो हाइपोथायरायडिज्म के तौर पे हमको कोई ऐसी सेपरेट एंटिटी या इसके लक्षणों को डिस्क्राइब करते हुए अपने को कोई डिजीज देखने को नहीं मिलती है। जनरली हम यदि एक ये देखें तो गलगंड रोग का अपने को एक वर्णन मिलता है, जो कि गलगंड भी हम यदि इसको कहें तो ये पुराने समय में जबकि देखने को मिलता था, अब वर्तमान समय में गलगंड के रोगी अपने को देखने को नहीं मिलते हैं। तो गलस आचार्य चरक ने गलस से पार्श्वे गलगंड एक स्याद गंडमाला बहुभिस्तु गंडे साध्या स्मृता पिनस पार्श्वशूल काश ज्वर छर्दी युता असाध्या है। तो इसको गले के पास में जो सोथ है एक या अनेक जैसे प्रकार भी होगी, उसको गलगंड रोग उन्होंने कहा है। साध्य ही बताया है इसको, लेकिन जहां पे पीनस पार्श्वशूल काश ज्वर छर्दी के साथ में है तो वहां पे इसको असाध्य उन्होंने कहा है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत का थोड़ा सा एनाटॉमिकल बेस पे डिस्क्रिप्शन अपने को ज्यादा देखने को मिलता है। तो इन्होंने ये मुस्कवत ये अंडाकार आकार में या टेस्टिकुलर एक प्रकार का इनलार्जमेंट देखने को मिले गले में, जिसको कि उन्होंने जो है इस प्रकार के शोथ को जो है वो गलगंड कहा था। ठीक है, एक से अधिक शोथ देखने को मिले तो इसको गंडमाला उन्होंने कहा है। ठीक है, इसको वात, कफ और मेदोज ये तीन प्रकार का इसमें ये 200 के हिसाब से जो है इसका डिस्क्रिप्शन डिवीजन देखने को मिलता है गलगंड रोग का। व्याधि स्वभाव से यहाँ पे इसमें पैथिक पित्त का स्वभाव इसमें से अनुबंध है, तो इसलिए इसको पैथिक इसका भेद अपने को देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे। जिस प्रकार के ज्वर आदि के जो क्लासिफिकेशन में अपने को चातुर्थिक ज्वर और कुछ एक ज्वर देखने को डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलते, उसी प्रकार से ये व्याधि स्वभाव के हिसाब से इसको वात का, कफ का और मेद का ये इसका जो है ये अपने को वातिज कफज और मेदोज गलगंड का वर्णन देखने को मिलता है।
जिसमें कि आप वात के वात के जो प्रधान लक्षण वाले वातिक गलगंड में देखने को मिलेंगे, कफ की प्रधानता वाले इसी में देखने को मिलेंगे, और मेदोज की विशेष रूप से अलाबुवत अपने को जो है एक स्वेलिंग देखने को मिलेगी, जो है पुराने समय में ही देखने को मिलता था। आजकल हमारे पास इस प्रकार का पेशेंट देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें शिरो विवेचन, पुराण घृत पान, लंघन, कवल ग्रह इस प्रकार का प्रयोग करने के लिए जो है ये गलगंड रोग में कहा गया है। अब हमारे पास एक बात ये आती है कि हम यदि वर्तमान समय में इसको गलगंड नहीं कह सकते हैं तो हम इसको किस प्रकार से ट्रीटमेंट करें। तो आचार्य चरक ने कहा है कि विकारानाम कुशलो न जीव्यात कदाचन न ही सर्व विकारानाम नामतो अस्ति ध्रुवा स्थिति। ठीक है, यदि हम किसी व्याधि का नामकरण नहीं कर सकते, वहीं पे आचार्य सूत्र स्थान में जो है साध्य असाध्य के भेद से, फिर उसके बाद मृदु दारुण भेद से भी उन्होंने उसका क्लासिफिकेशन किया है, और उसके व्याधि के हेतु, स्थान, स्वभाव, इस प्रकार से अनेक प्रकार की अपरिसंख्य व्याधियां हो सकती हैं, ये भी उन्होंने कोट किया है। ठीक है, तो स एव कुपितो दोषः समुत्थान विशेषतः स्थानांतर्गतश्चैव जनयत आमयान बहुन। तो ये दोष जो है विशेष किसी स्थान में जाके विशेष तरीके से ये यहाँ पे वहां पे अपनी एक्टिविटी करके जो इसका रोगों की उत्पत्ति करते हैं। तो उस समुत्थान, उस विशेष के हिसाब से ही इसका हमको जो है प्रतिकार करना चाहिए। उसी प्रकार से निदान स्थान में एक हेतु से अनेक व्याधियों का, अनेक व्याधियों से एक हेतु, इस प्रकार का उन्होंने ये सारी डिस्क्रिप्शन किया। ये सब आपको अच्छी तरीके से मालूम है। ठीक है, इन्होंने आचार्य चरक क्या कहते हैं, दोषा प्रवृत्ता स्वलिंगम दर्शयन्ति यथा बलम क्षीणा जहति लिंगम स्वम समा स्वम कर्म कुर्वते। ठीक है, जो दोष वृद्ध होंगे वो अपने लक्षणों को, वृद्ध लक्षणों को अपने बल के अनुसार दर्शाएंगे। जो यदि दोष क्षीण है तो जो उनके सामान्य कर्म कहे गए हैं वो उनको करने में, वो प्रदर्शित करने में असमर्थ होंगे, और समावस्था में होंगे तो अपने शरीर का पालन करेंगे और अपने सामान्य कर्मों को करेंगे। तो यदि हम देखें तो उत्साह, श्वास निश्वास, चेष्टा, धातु गति, समा, समो, मोक्षो, गति, मताम, वायु, कर्म, विकारजम। ठीक है, तो उत्साह, निश्वास, चेष्टा, ये और धातुओं का जो उचित विक्षेपण, ये वायु का काम है। ठीक है, इसी प्रकार से मेन यहाँ पे दर्शनम पक्ति उष्मा च क्षुत तृष्णा देह मार्दवम प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्मा विकारजम। ठीक है, जो देखना, शरीर की उष्मा, जिस प्रकार से हम यहाँ पे इसमें थायराइड हार्मोन के हमने फंक्शंस देखे कि उसमें बीएमआर मेंटेन करना, ईच एंड एवरी सेल्स के साथ में आपका अटैच होना, उसको एक्टिवेट करना, ये काम किसका है, थायराइड हार्मोन का है। तो ये हमको पित्त के कामों के साथ में इसकी समानता देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ पे उसको धात्वाग्नि मान, चूंकि सारी अग्नियां जो है जठराग्नि पे डिपेंड रहती हैं, तो इसलिए जठराग्नि मान या विशेष रूप से किसी एक धातु की अपने को मान्यता देखने को मिले तो ये अपन उसको ये बोल सकते हैं। आचार्य वाग्भट ने स्वस्थान से कायाग्नवे अंश धातुषु संस्कृता तेसाम साध अति दीप्तिभ्याम धातु वृद्धि क्षयोद्भवा। उन्होंने कहा है कि अपने जो ग्रहणी में जो अग्नि है उसके अंश जो है अपने सारे धातुओं में भी उपस्थित होते हैं, और ये धातुओं से ही उसके धातुओं की अग्नि से ही उसका प्रसाद अंश और किट अंश, ये डल्हण की टीका में अपने को सुश्रुत संहिता में ये देखने को मिलता है कि जिसमें उसका प्रसाद अंश जो है प्रत्येक धातु का प्रसाद अंश होगा और उसका किट अंश बनेगा। तो यदि धातु अग्नि प्रॉपर होगी तो उसका उचित प्रसाद अंश बनेगा, आगे जाके ये जो है उचित धातु बनेगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे पित्त की साथ इसकी तुलना और धात्वाग्निमान के साथ तुलना करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमको जो हाइपोथायरॉइडिज्म में सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ठीक है, जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी वगैरह,
जितने रस धातु क्षय, रक्त धातु क्षय वगैरह के लक्षण सारे जो है इस प्रकार के उत्तरोत्तर धातुगत लक्षण अपने को देखने को, क्षय के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये धातु के जो अपने वृद्धि और यदि कमी होती है तो ये जो उस प्रकार से उत्तरोत्तर धातुओं का वृद्धि और क्षय भी होता है। अब ये हमने एक बार स्थौल्य का केस डिस्कशन किया था, तब वहां पे भी बात हुई थी कि यहाँ पे तो भाई जो हाइपोथायरॉयडिज्म में भी और स्थौल्य में भी जो है अपने को मेद धातु की वृद्धि देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने बात किया, यहाँ पे जो धातुओं की अपनी अपनी धात्वाग्नि है, इससे प्रसाद अंश बनता है और किट अंश बनता है। तो इन दोनों ही कंडीशन में मेदो वृद्धि वगैरह तो देखने को मिलेगी, लेकिन अपने को ये प्रसाद वाली नहीं, ये किट वाली जो है किट अंश जो है वो देखने को मिलता है, किट अंश ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए हम इसको यहाँ पे मेदो धात्वाग्नि अंश, यदि वहां पे स्थौल्य वगैरह ज्यादा है तो मेदो धात्वाग्नि मान दी। रस धातुगत लेवल पे यदि कोई अपने को लक्षण देखने को मिलते हैं तो रस धातु क्षय। इस प्रकार से आप डिफरेंट कंडीशन में अलग अलग प्रकार के धातु क्षय के साथ में इसकी जो है ट्रीटमेंट, इसकी तुलना कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लिनिकल जो कोर्स या ये सब आपके रस धातु क्षय वगैरह इस प्रकार के कफ क्षय वगैरह के इस सारे लक्षणों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये एक बार और मैं ये रिपीट करना चाहूंगा, डिप्रेशन और ये हाइपोथायरॉयडिज्म में जो कॉमन अपने को सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब यदि जो इसके जो कॉमन लक्षण है हाइपोथायरॉयडिज्म के, लेथार्जी, वेट गेन, जो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ये विभिन्न यदि हम इसका दोषिक ये करने जो एनालिसिस करने जाएं तो लेथार्जी अपने को कब देखने को मिलती है? जनरली बॉडी में अपने को यदि कफ वृद्धि होता है तब वैसे कंडीशन में अत्यधिक मात्रा में कफ वृद्धि होने से ये लक्षण देखने को मिलता है। या दुष्ट रसो अपि श्लेष्मवत्, ये दुष्ट रस धातु भी कफ के समान ही काम करता है। तो रस धात्वाग्नि मान्य का यहाँ पे यदि लेथर्जी ये ज्यादा हो तो वहां पे अपने को रस धात्वाग्नि मान्य का एक ये करना चाहिए। वेट गेन, जैसे मैंने बताया, हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले, कफ वृद्धि का भी एक ये लक्षण है। उसके बाद ये मेदो धात्वाग्नि मान्य का लक्षण है। कुछ लोग इसके ऊपर कंट्रोवर्सी होती है, जो है मेदो धात्वाग्नि मान्य नहीं मानते हैं, लेकिन जो मेदो धात्वाग्नि मान्य मानने का कारण मैंने बताया कि प्रसाद अंश और किट अंश धात्वाग्नि जो धातु का ये बनना चाहिए। वहां पे ये इसका प्रसाद अंश नहीं बन के किट अंश बनता है। प्रसाद अंश यदि बनता तो इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में अपने को लेटर ऑन यहाँ पे जो कैल्शियम लेवल की डेफिशिएंसी भी अपने को देखने को नहीं मिलती। वहां पे ये सारी चीजें जो है नहीं मिलती देखने को। हॉर्सनेस या डिपेंड ग्राफ वॉइस, ये वात वृद्धो वाक पारुष्यम, वात वृद्धि होने पे ये जो है इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलेंगे। स्वेलिंग जो है ये कफ के बिना नहीं देखने को मिलेगा अपने को। ड्राउजीनेस जो है ये श्लेष्म वृद्धि होने पे जो है, और गौरव, अवसाद, तंद्रा, निद्रा, संधि विश्लेष, ये जो है कफ वृद्धि और आम दोष के लक्षण है। आम की कंडीशन ज्यादा होगी तो ये इस प्रकार का ये एनालिसिस करके आप इस समय पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ड्राई या रफ स्किन के वात वृद्धि होने से जो है ये अपने को देखने को मिलता है। ऑल ओवर बॉडी स्वेलिंग होने से ये कफ वृद्धि, ये भी एक कफ वृद्धि का लक्षण है। मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज जो है ये रक्त धातु क्षय और रस धातु क्षय दोनों की कंडीशन में और पित्त क्षय की कंडीशन में आपको ये देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन यदि किसी पेशेंट में हाइपोथायरॉयडिज्म में साथ में एसोसिएटेड है तो ये वात दोष के विशेषण में ये आपको सकृत ग्रहण एक ये लक्षण देखने को मिलता है जो कि कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक कोल्ड इंटॉलरेंस जो है ये देखने को मिलता है। पेशेंट में बीएमआर वगैरह कम हो गया रहता है, इसलिए वहां पे कोल्ड इंटॉलरेंस ये वात दोष के अपने विशेषण और कफ के इनमें लक्षणों में देखने को मिलेगा, कफ दोष के विशेषण में। ब्रेथलेसनेस, पेशेंट ओबेज हो जाता है कई बार किसी केस में, या एनीमिक होगा तब वहां पे साथ में ब्रेथलेसनेस भी अपने को देखने को मिलता है।
मेंटल स्लगिशनेस, हमने वात के सामान्य कर्मों में उत्साह, निश्वास, चेष्टा, धातु गति, समय, ये सारी चीजें देखी। तो वात वृद्धि वगैरह होने से बल इंद्रिय भ्रंश, प्रलाप, दीनता, ये सारी चीजें अपने को पेशेंट में देखने को मिलते हैं। कई बार अपने पास पेशेंट 40 से 50 एज ग्रुप की महिलाएं पेशेंट आती हैं जिनको प्री मेनोपॉजल सिम्टम के साथ में ये होता है। कई बार पीएमएस के साथ में हम उसको यदि थायराइड प्रोफाइल भी करा के हमको उसको रूल आउट कर लेना चाहिए, जिससे कि उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आसानी हो। अस्थि धातु का मल के तौर पे जो है बालों को कहा गया है, तो अस्थि धातु की क्षय होने से एक्सेसिव हेयर फॉल भी अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, कफ वृद्धि होने से, अग्नि होने से ये जो है कफ वृद्धि देखने, ये अरुचि पेशेंट में देखने को मिल सकती है। तो ये 15 कॉमन साइन सिम्टम्स हैं जिसमें कि रस धातु क्षय, कफ वृद्धि, वात वृद्धि, ठीक है, आम दोष के लक्षण, ये सारी चीजें अपने को देखने को मिलते हैं। तो किसी जो अपन रोगी परीक्षण करके कौन से दोष की प्रधानता मिल रही है या कौन सी कंडीशन ज्यादा अपने को देखने को मिल रही है, ये करके हम उसका ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से एलोपैथिक मेडिसिन में लिवोथायरॉक्सिन ड्रग ऑफ चॉइस है, तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ अग्नि की ही चिकित्सा जो है, ये धात्वाग्नि सारी जो अग्नियां जो है जो जठराग्नि पे ही डिपेंड करती है। तो इसलिए इसमें अपने को अग्नि का करेक्शन करना बहुत आवश्यक है। यदि पेशेंट में पैथिक लक्षण ज्यादा हो तो वहां पे आप अविपत्तिकर चूर्ण देके, साम पित्त के साथ में हो तो शुरुआत में अविपत्तिकर चूर्ण के देके पेशेंट को जो है मृदु विवेचन के साथ, ये मृदु विवेचन का भी काम करेगा त्रिवृत होने के कारण, और ये साम पित्त को भी ये निकालने का काम करेगा। यदि पेशेंट में अग्निमांद्य ज्यादा हो, भूख लगने की उसकी प्रवृत्ति कम हो, अरुचि ज्यादा हो या भूख ना लगती हो, तो वैसी कंडीशन में आप लवण भास्कर का प्रयोग कर सकते हैं, अग्नि तुंडी बटी का प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है जिस प्रकार से पेशेंट को सुटेबल हो। अग्नि तुंडी बटी ये नर्वस सिस्टम के ऊपर भी ये काम करती है, और इसमें चूंकि कुछ कुपिलू है तो ये एक प्रकार से आम दोष का पाचन शीघ्रता से करेगी, और साथ ही साथ पेशेंट को यदि किसी प्रकार से न्यूरोमस्कुलर पेन वगैरह भी होगा तो वैसी कंडीशन में अग्नि तुंडी का प्रयोग बहुत अच्छा साबित होता है। लेकिन कुपिलू घटित औषधियों का प्रयोग अपने को लंबे समय तक नहीं करवाना चाहिए, विशेष रूप से नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे धूप का या गर्मी प्रयोग ज्यादा होता है। तो यहाँ 15 से 20 दिनों तक आप के समय पे जो हमने अपने गुरुओं से सीखा है, जो प्रैक्टिकली जो देखा है, तो 15 से 20 दिनों तक कुपिलू घटित औषधियों का प्रयोग एक बार में करना चाहिए। उसके बाद यदि और लंबे समय तक करना हो तो बीच बीच में उसको 5 से 10 दिन तक पेशेंट को जो है विड्रॉ करके फिर से कुपिलू का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो इसके विषाक्त लक्षण भी अपने को पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह का हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया वगैरह के साथ में है, अग्निमांद्य वगैरह भी है, तो आप आरोग्यवर्धनी वटी का भी प्रयोग करा सकते हैं इसमें। ठीक है, और यदि किसी प्रकार से नेक में स्वेलिंग आपको विजिबल क्लियर कट हो रही है तो, और यदि आपको जो अब एक प्रकार से कांचनार जो है वो विशेष रूप से उसको गंडमाला नासन उसके ये संज्ञा है, तो कांचनार का प्रयोग हाइपोथायरॉइडिज्म के किसी भी सारे केस में आप एक कॉमन रूप से प्रयोग किया जा सकता है। तो कांचनार गुग्गुल हमारी कॉमन मेडिसिन है सबसे ये, इसमें कांचनार, त्वक, शुद्ध गुग्गुल, त्रिफला, त्रिकटु, वरुण त्वक, एला, ये कॉमन ये जो है मेन इंग्रेडिएंट हैं। वरुण आपका ये शोथग्न का काम करेगा, इसमें उपस्थित वरुण जो है। कांचनार जो है जो गंडमाला नासन होने से, कफ पित्त और नासन प्रभाव होने से ये इसमें आपका इसमें किसी भी प्रकार की थोड़ी सी नेक स्वेलिंग देखने को मिल रही है, या हर प्रकार की जो कंडीशन में हाइपोथायरॉइडिज्म की ये एक प्रकार से ये निर्भय रूप में काम करेगी पेशेंट। एक गंडमाला कंडन रस का प्रयोग होता है यदि पेशेंट ओबेज है और उसके साथ में उसको एनीमिया भी है, तब की कंडीशन में गंडमाला कंडन रस एक ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है। तब वहां पे ये मंडूर भस्म के साथ में होने के कारण और कांचनार इसमें प्रयोग होने के इसके साथ में होने के कारण इसका गंडमाला कंडन रस का प्रयोग, जहां पे पेशेंट में ओबेसिटी ज्यादा है,
एनीमिक है, ठीक है, और जो है स्वेलिंग वगैरह भी है, तब वहां पे गंडमाला कंडन रस का प्रयोग करना चाहिए। अदरवाइज सिंपल यदि TSH वगैरह सिर्फ बढ़ा हुआ है तो आप अग्नि के करेक्शन के साथ में जो है कांचनार गुग्गुल वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और जो सिंगल ड्रग के तौर पे जो है अपने ये प्रयोग किया करने में गुग्गुल का प्रयोग होता है। पिपली जो धातुगत लेवल पे ये इसका पिपली का कार्य होता है, तो पिपली का प्रयोग 64 प्रहरी पिपली हो गई। पिपली वर्धमान रसायन, यदि शीत ऋतु है वैसी कंडीशन में पिपली वर्धमान रसायन वगैरह का प्रयोग जो है आप करा सकते हैं। अदरवाइज 64 प्रहरी पिपली 250 mg से 500 मिलीग्राम की मात्रा में लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा प्रयोग इसका कराया जा सकता है। लेकिन कई बार जो जिन पेशेंट्स को अम्लपित्त की शिकायत होती है वहां पे पिपली का ये प्रयोग जो है मुफीद नहीं होता है। अखरोट जनरली जो कश्मीर साइड के रीजन में वहां पे अखरोट का ये जो छाल होता है वो उसका प्रयोग किया जाता था। ये दातौन के तौर पे इसका प्रयोग किया जाता था। मेरे ख्याल से इधर नॉर्थ इंडिया में कई बार यहाँ पे एक पंजाबी दातौन के नाम से ये यहाँ पे मिलती है, जिसमें यदि आप इसको दांत में घिसेंगे तो ये दांत में नेचुरल जो है उसका कलर इनहेंस कर देता है, प्लस ये एब्जॉर्प्शन होता है जिसमें कि आयोडीन का मात्रा होती है। तो ये अखरोट की जो पेड़ की छाल होती है ये इसका प्रयोग जो है हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में ये होता है। जलकुंभी, इसका पंचांग का भस्म जो है गौमूत्र के साथ में प्रयोग करवाना चाहिए। यदि नेक में स्वेलिंग ज्यादा है तो पंचपूर्ण तेल, वर्ण विपु तेल, इसका पीछू धारण करा सकते हैं, इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा सोथर महाकषाय जो 10 मूल जो है क्वाथ के तौर पे, ये 10 मूल क्वाथ जो है ये भी हर प्रकार के जो हाइपोथायरॉयडिज्म की हर प्रकार की कंडीशन में ये इसका प्रयोग उचित होता है। ठीक है, ये सोथर महाकषाय लगभग ये त्रिदोष वात पित्त कफ सामक तीनों प्रकार का ये अपने को वात कफ सामक ज्यादा देखने को मिलता है, तो ये इस प्रकार का ये इसके गुण धर्म है, तो इसलिए ये त्रिदोष लगभग समन करता है ये। ठीक है, अगरू जो है इसके काष्ठ का लेप यदि किसी प्रकार से स्वेलिंग हो तो इसी प्रकार से निर्गुंडी पत्र का लेप, सिगुरु त्वक का लेप और मंजिष्ठा मूल का जो है ये क्वाथ के रूप में ये प्रयोग इसका कराया जा सकता है। वरुण क्वाथ का जो है ये सोथर होने के कारण जो है इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। इसमें खाने के लिए आप जो है ये प्रयोग कराने के लिए आप जो अति स्थूलजन्य जो रोग हैं, संतर्पणोत्थ विकार हैं, वहां पे जो भी पथ्य अपथ्य जो ये बताए गए हैं इनका प्रयोग कर सकते हैं। पटोल, नींब इस प्रकार के जो है ये खाने के लिए दिया जा सकता है। त्रिकटु चूर्ण का प्रयोग, इवन जो है विडंग, यदि आपको ये जो विडंग चूर्ण का प्रयोग भी अकेले कई केसेस में जो है, चूंकि हमने पहले ही बात की कि आजकल एब्सोल्यूट आयोडीन डेफिशिएंसी हमारी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी ट्रैपिंग, आयोडीन की ट्रैपिंग ये जो है ये हमारी समस्या है। तो त्रिकटु चूर्ण का प्रयोग, विडंग चूर्ण का प्रयोग, ये यहाँ पे यदि आप इनिशियल कंडीशन में जो सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म के केस हैं जिन्होंने लिवोथायरॉक्सिन कभी नहीं ली हो, शुरुआत में ही आपके पास आए हैं, तो वहां पे इनका प्रयोग कराने से कम छोटी औषधि है लेकिन अपने को लाभ ज्यादा ये देती है। इसके अलावा भोजनागे सदापथ्यम लवणादकम, ठीक है, ये दीपनीय कंठ जीवा शोधन ये काम करने वाली है। उसके अलावा दीपन का काम करती है। तो अदरक का स्लाइस भोजन के पहले खाने के लिए दिया जा सकता है। तो दीपनीय गुण एक प्रकार से हम इसको ये कह सकते हैं कि ये हो सकता है आपका, चूंकि हम इसको एक डाटा के तौर पे या केमिकली ये प्रेजेंटेशन तो अभी करने में असमर्थ हैं, लेकिन आयोडीन जो भी आप युक्त आपका जो भी आपका डाइट होगा उससे आयोडीन का ये ट्रैपिंग को हेल्प कर सकता है। पटोल, प्याज का प्रयोग, मूली का इसमें तो ये प्रयोग, अंजीर का जो है ये प्रयोग कराया जा सकता है। अंजीर को भिगा के पेशेंट को लेने के लिए हम इसमें बोल सकते हैं। आयोडाइज्ड साल्ट तो है ही, अधिकतर इसमें पेशेंट को हमको ये सलाह देनी चाहिए कि खाने में वो अपना
नमक की मात्रा बिल्कुल कम रखे और टेबल आयोडाइज्ड सॉल्ट का यूज करे, जिससे कि उसका नमक जो है वो ज्यादा देर बॉईल ना हो और उसमें आयोडीन की उसकी जो इफेक्टिविटी है वो डिस्ट्रॉय ना हो। पुराण घृत जो है वो अग्निदीपक अपने यहाँ पहले ही कहा गया था। तो जो पुराण घृत जिस प्रकार से जो हमारे संहिता ग्रंथों में वर्णन है वैसा घृत यदि हो, आजकल के जो ये जो घी आते हैं ये तो इनकी जो उनके इसमें लिफलेट में ये लिख देते हैं कि 9 महीने से ज्यादा जो है ये इसकी वैलिडिटी नहीं है, 9 महीने तक बेस्ट बिफोर 9 मंथ टू 12 मंथ जो है। तो वो जो घृत जो जिस प्रकार से हमारे प्रिपरेशन कहा गया था उस प्रकार से करने से वो पुराण घृत हो। पुराने समय में वैद्य जो है ये मिट्टी के सकोरे में ये रख दिया करते थे, तो जितना पुराना होता था 10 साल 11 साल पुराना ये और उससे भी पुराना जो वैद्य परंपरा चलती थी, कौलिक परंपरा, तो उसमें ये प्रयोग होता था। तो उस प्रकार का घृत का प्रयोग मानसिक रोगों में और अन्य प्रकार के कई विकारों में ये पुराण घृत का प्रयोग होता था। ठीक है। लो फैट डाइट, ऑयल डाइट, लो जो है ऑयल का ये अपने को प्रयोग करवाना चाहिए। एक चीज ये थायराइड हार्मोन का जो है रेगुलेशन में फिर से मैं ये दिखाना चाहूंगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है ये TSH को ये स्टिमुलेट कर भेजता है अपने थायरोग्लोबुलिन्स में। वहां थायराइड ग्लैंड में प्रोसीजर से आपका T3 T4 ये बनता है। ये कुछ पार्ट आपका डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, कुछ पार्ट आपका लीवर के थ्रू जो है आपके एलिमेंट्री कैनाल में आता है। इसलिए यहाँ पर जो हिपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग भी हैं वो भी हाइपोथायराइडिज्म के केस में अपने को कई बार एक्ट करते हैं। इसलिए कुटकी वगैरह का प्रयोग कराना, भेदन वेदन करने वाली और आपके लीवर को ज्यादा एक्टिव कराना और आरोग्यवर्धनी वटी का प्रयोग इसलिए यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म के केस में काफी फायदेमंद होता है। तो ये लीवर का से ये कुछ पार्ट मेटाबॉलिज्म में वापस आता है T4 T3 का, इसलिए अपने को यहाँ पे ये हिपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग का भी प्रयोग इसमें करना उचित होता है। ठीक है। अब ये गॉइटर जो है हाइपोथायराइडिज्म के साथ में कैसे रिलेटेड है या स्वेलिंग नेक में देखने को मिलती है, ये क्यों होता है? आयोडीन डेफिशिएंसी होगी, TSH का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ये TSH आपके ये थायराइड ग्लैंड में पहुंचेगा और वहां के फॉलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करेगा और वहां पे जो है आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या हाइपरथायराइडिज्म के केस में भी आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है? तो इसका भी जवाब है हाँ, हाइपरथायराइडिज्म के केस में भी अपने को नेक स्वेलिंग देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वहां पे जो है एक्सेसिव स्टिमुलेशन वहां पे हो रहा है, तो थायरोग्लोबुलिन का प्रोडक्शन वहां पे ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे फॉलिकल्स जो है वो इनलार्ज देखने को मिलेंगे। तो कुछ इनिशियल कंडीशन में आपको हाइपरथायराइडिज्म में भी स्वेलिंग देखने को मिलेगा, लेकिन साथ में उसमें हाइपरथायराइडिज्म के टिपिकल साइन सिम्टम्स टैकीकार्डिया, एक्सेसिव स्वेटिंग, एक्सोप्थेल्मस, जो हाइपर एक्साइटेबिलिटी, ये लक्षण भी आपको साथ में देखने को मिलेंगे। एक्सेसिव हंगर ये भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब ये डेली अपने को आयोडीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? तो एडल्ट या एडोलसेंट एज में आपको 150 माइक्रोग्राम पर डे की आवश्यकता होती है। प्रेग्नेंट वुमेन में इसकी मात्रा इसकी आवश्यकता थोड़ी सी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन में थोड़ी बढ़ जाती है, 220 माइक्रोग्राम पर डे और 290 माइक्रोग्राम पर डे की मात्रा में होती है। 1 से 11 साल तक के बच्चों में 90 से 120 माइक्रोग्राम पर डे की इसकी आवश्यकता होती है, और इन्फेंट्स हो तो 110 से 130 माइक्रोग्राम पर डे की आवश्यकता होती है। WHO के रिकमेंडेशन के हिसाब से 200 माइक्रोग्राम पर डे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए जो है 50 से 90 माइक्रोग्राम जो है ये इन्फेंट या यंगर एज ग्रुप में देखने को मिलेगा। 200 माइक्रोग्राम प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन में WHO जो है ये रिकमेंड करता है। जो नेचुरल आयोडीन के सोर्स हैं, जो नॉन वेज खाते हैं, उनको सी फिश, सी वीड और एग योक में ये देखने को मिल सकता है।
वेजिटेरियन हैं यदि, तो वहां पे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मैंने अखरोट वगैरह की भी बात की, अखरोट के छाल, अंजीर वगैरह से भी ये देखने को मिलता है, और मूली वगैरह से भी ये यहाँ पे अपने को इसका जो है सप्लीमेंटेशन नेचुरल तौर पे मिल सकता है। नॉन वेज वालों के लिए थोड़ा सा ये फीस वगैरह एक ज्यादा जो है अवेलेबिलिटी होती है, जबकि हमारे लिए मिल्क प्रोडक्ट्स जो है ये इस प्रकार का ये अपने को ये मिलता है। तो आई होप आज के कुछ इस मेरे लेक्चर से आपको कुछ हेल्प मिली हो।